हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस। बेटा, हमने चैप्टर 9 है वो स्टार्ट किया था, स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर की जो कंपोजिशन है वो हो गई थी कि एटमॉस्फेयर है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। आज हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर की, वायुमंडल की संरचना कि पृथ्वी के चारों तरफ पाया जाने वाला वायु का सारा आवरण, कि पृथ्वी के चारों तरफ पाया जाने वाला वायु का जो सारा आवरण है केवल एक परत नहीं है, वो केवल एक परत नहीं है कि पृथ्वी के चारों तरफ जो वायु का एक आवरण पाया जाता है वो आवरण है यानी कवरिंग है, वो केवल एक लेयर नहीं है बल्कि इसमें हवा की अनेक केंद्रीय परतें हैं, बल्कि इसमें हवा की अनेक केंद्र मींस कॉन्सेंट्रिक, लेयर बाय लेयर की हवा की अनेक परतें हैं जो घनत्व यानी डेंसिटी और तापमान की दृष्टि से, जो यानी डेंसिटी एंड टेम्परेचर्स की दृष्टि से एक दूसरे से भिन्न है, जो घनत्व और तापमान की दृष्टि से एक दूसरे से भिन्न है यानी अलग है। यानी पृथ्वी के चारों तरफ वायु का जो आवरण पाया जाता है वो केवल एक परत, वायु की केवल एक परत नहीं है बल्कि वो वायु की केंद्रीय परतें हैं यानी कॉन्सेंट्रिक लेयर ऑफ द एयर, और जो तापमान और टेम्परेचर्स की दृष्टि से, जो डेंसिटी एंड टेम्परेचर की दृष्टि से एक दूसरे से भिन्न है। उसमें फर्स्ट जैसे ये फिगर देखिए आप, ये फिगर में के माध्यम से दर्शाने की कोशिश की गई है कि वायुमंडल का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में, कि सबसे पहली जो लेयर है वो है आपकी क्षोभमंडल यानी ट्रोपोस्फियर्स, सेकंड जो लेयर है वो है आपकी समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फियर्स, थर्ड जो लेयर है वो है आपकी आयन मंडल यानी थर्ड जो लेयर ये आयन मंडल, फोर्थ लेयर आ गई यहाँ पर, और फिफ्थ लेयर है ये आ गई आपकी बाह्य मंडल। ठीक है, जो थर्ड लेयर है ये आपकी आ गई मध्य मंडल यानी मेसोस्फियर्स। ठीक है, और फोर्थ है ये है आपकी आयन मंडल यानी थर्मोस्फियर्स, और फिफ्थ है ये आपकी बाह्य मंडल यानी एक्सोस्फियर। इसके बाद वायुमंडल के बारे में कोई अनुमान नहीं है क्योंकि वायुमंडल उसका अनंत है वो। ठीक है, लेकिन एक अनुमान के अनुसार कि वायुमंडल का जो विस्तार है वो 32,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। अब इनमें से सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आपकी ट्रोपोस्फियर यानी क्षोभमंडल। यह वायुमंडल की सबसे निचली परत है। ठीक है, कि वायुमंडल की सबसे निचली परत है और सबसे महत्वपूर्ण परत है क्योंकि मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं घटित होती हैं वो सभी इसी परत में घटित होती हैं, यानी बादलों का बनना, बिजली का चमकना, बारिश होना, धुंध गिरना, कोहरा गिरना, ये सभी जो एक्टिविटी होती हैं ये क्षोभमंडल में ही घटित होती हैं। भूतल के संपर्क में यह वायुमंडल की सबसे निचली परत है, यानी भूतल, ये जो भूतल है इसके संपर्क में यह वायुमंडल की सबसे लोअर लेयर है जिसका घनत्व सर्वाधिक है, यानी इसकी जो डेंसिटी है यानी क्षोभमंडल की डेंसिटी है वो सबसे ज्यादा है। इसमें वायुमंडल के कुल आणविक अथवा गैस भार का 75% केंद्रित है, यानी गैसों का 75% जो भाग है वो इसी परत में पाया जाता है यानी क्षोभ मंडल में। ध्रुवों पर इस परत की ऊंचाई 8 किलोमीटर और भूमध्य रेखा पर 18 किलोमीटर है, अतः इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। कि हम बात करते हैं भूमध्य रेखा के ऊपर, भूमध्य रेखा के ऊपर इस परत की जो ऊंचाई है वो है 8 किलोमीटर, सॉरी ध्रुवों के ऊपर है, इस ध्रुवों के ऊपर इस परत की ऊंचाई है 8 किलोमीटर और भूमध्य रेखा के ऊपर इस परत की जो ऊंचाई है वो है 18 किलोमीटर, और इस परत की यानी क्षोभमंडल की जो एवरेज ऊंचाई है वो है 13 किलोमीटर। ठीक है, संवहनीय धाराओं की अधिक सक्रियता के कारण इस परत को प्राय संवहन क्षेत्र भी कहते हैं। अब जो संवहनीय धाराएं हैं, कन्वेंशनल करंट, जो कन्वेंशनल करंट होते हैं उनकी अधिक एक्टिव होने के कारण इस परत को
कन्वेंशनल मंडल भी कहा जाता है। अब संवहनीय धाराएं क्या होती हैं कि जैसे इस समय ये धारा यूं चली, फिर ये ऐसे यूं, ये सर्कल में धाराओं का घूमना है वो स्टार्ट है हो जाता है कि सर्कल में धाराएं हैं वो घूमती रहती हैं, इनको कन्वेंशनल करंट है वो कहा जाता है कि संवहनीय धाराओं की अधिक सक्रियता के कारण इसको कन्वेंशनल जोन है वो भी कहा जाता है। क्षोभ मंडल को मानव व इस मंडल में 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान या 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर 6.4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर गिर जाता है कि इस परत में 165 किलोमीटर की ऊंचाई के ऊपर क्षोभ मंडल में, यानी हम बात करते हैं 165 मीटर की ऊंचाई के ऊपर 1 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है वो गिर जाता है। ठीक है, क्षोभ मंडल में 165 मीटर की ऊंचाई के ऊपर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है वो गिर जाता है, और 1 किलोमीटर की अगर हम बात करते हैं तो 6.4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है वो गिर जाता है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है टेम्परेचर है वो कम होता जाता है, और इसे तापमान की सामान्य ह्रास नॉर्मल लैप्स कहा जाता है। मानव व अन्य धरातलीय जीवों के लिए यह परत सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ऋतु व मौसम संबंधी लगभग सभी घटनाएं जैसे बादल, बिजली, अब मैंने आपको बताया था कि जैसे मौसम संबंधी जो भी घटनाएं घटित होती हैं, ऋतुओं से संबंधित जो भी एक्टिविटी घटित होती हैं वो सभी इसी परत में घटित होती हैं, इसलिए मानव और जीवों के लिए यह परत है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। सौमंडल में ही भारी गैसों, जलवाष्पों, धूलकणों, अशुद्धियों तथा आकस्मिक रचकों की अधिकता पाई जाती है। अब सौमंडल में ही क्या होता है कि भारी जलवाष्प, अशुद्धियों और जो CO2 है या भारी गैसें हैं, जलवाष्प हैं, डस्ट पार्टिकल हैं, वो सभी इसी में है वो पाए जाते हैं। अब सौमंडल से 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक क्षोभ सीमा है वो पाई जाती है, यानी ये जो लेयर है इसके अगर हम बात करें तो इससे 1.2 या 1.5 यानी 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो परत पाई जाती है उसको क्षोभ सीमा कहते हैं। क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा को क्षोभ सीमा कहते हैं। यह क्षोभ मंडल व समताप मंडल को अलग करती है। यह जो 1.5 किलोमीटर की जो परत पाई जाएगी यह क्षोभ मंडल को और जो समताप मंडल है यानी ट्रोपोस्फियर्स और स्ट्रेटोस्फियर्स को जो अलग करती है उसको क्षोभ सीमा कहते हैं। ये परत है वो अलग करती है। लगभग 1.5 किलोमीटर से 2 किलोमीटर मोटी इस परत को मौसमी परिवर्तनों की छत कहा जाता है, और लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर तक की ये जो लेयर है क्षोभ मंडल को जो समताप मंडल को यानी स्ट्रेटोस्फियर्स और ट्रोपोस्फियर्स को जो अलग करती है, इस परत को रूफ ऑफ द चेंज यानी मौसमी परिवर्तनों की छत है वो कहा जाता है। उसके बाद आता है आपका स्ट्रेटोस्फियर यानी संताप मंडल। संताप, अब इस परत में तो क्या होता है कि क्षोभ मंडल में तो ऊंचाई के साथ टेम्परेचर है वो गिरता रहता है, लेकिन संताप मंडल एक ऐसी परत है जिसमें ऊंचाई के साथ टेम्परेचर का गिरना है वो बंद हो जाता है। जैसे इसके नाम से पता चल रहा है समताप यानी इक्वल टेम्परेचर है वो इस परत में है वो पाया जाता है। जो हमारे एरोप्लेन उड़ते हैं वो इसी परत में उड़ाए जाते हैं, वो इसी परत में उड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर में है वो परिवर्तन है वो नहीं आता। अब यह जो परत है यह 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक यह परत है वो पाई जाती है समताप मंडल, क्योंकि 13 किलोमीटर की ऊंचाई तक तो नॉर्मल जो एवरेज आई थी इसकी क्षोभ मंडल की 13 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। 13 के बाद का जो एरिया है 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक है वो आपकी समताप मंडल है वो पाई जाती है। क्षोभ सीमा से परे यह एक संवहन रहित परत है जिसमें आंधी, बादलों की गरज, तड़ित झांझा, धूलकण और जलवाष्प इत्यादि नहीं पाए जाते, यानी इसमें मौसम संबंधी जो एक्टिविटियां हैं वो नहीं होती, यानी बारिश का होना, तड़ित झांझा का होना, जलवाष्प, ये सब इस चीजें इसमें तड़ित झांझा ये समताप मंडल में नहीं पाए जाते। इस परत की मोटाई भूमध्य रेखा की अपेक्षा ध्रुवों पर अधिक होती है। कभी कभी यह परत भूमध्य रेखा पर लुप्त प्राय हो जाती है, और इस परत की जो ऊंचाई होती है वो भूमध्य रेखा की अपेक्षा ध्रुवों पर अधिक होती है। कभी कभी तो यह समताप मंडल की यानी ट्रोपोस्फियर्स की जो लेयर है वो स्ट्रेटोस्फियर्स की जो लेयर है ये भूमध्य रेखा के ऊपर कभी कभी तो यह लुप्त यानी फॉरगेट है वो हो जाती है। इस परत के निचले भागों में अर्थात 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक तापमान एक जैसा रहता है। इसी वजह से इस परत को समताप मंडल कहा जाता है। अब इस परत की एक खासियत यह है कि इसकी निचली जो लेयरें हैं यानी 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल एक जैसा रहता है, ना कम होता है ना ज्यादा होता है। इसी कारण इस परत को समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फियर्स है वो कहा जाता है।
इससे ऊपर 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक तापमान धीरे धीरे बढ़ता है। इसका कारण यह है कि 20 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई में वायुमंडल में ओजोन गैस पाई जाती है जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषण कर लेती है। 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान वृद्धि रुक जाती है, यानी 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक तो टेम्परेचर में कोई चेंजमेंट है वो नहीं आता, लेकिन 20 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर टेम्परेचर है वो धीरे धीरे बढ़ना है वो स्टार्ट हो जाता है। उसका कारण ये है कि इस परत में ओजोन लेयर, जो ऑक्सीजन का ही एक रूप है, ओजोन लेयर है वो पाई जाती है जो सूर्य से अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशंस आती हैं वो उन रेडिएशंस को पृथ्वी तक पहुंचने से रोकती है। इसी कारण से 20 किलोमीटर के बाद 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो टेम्परेचर इंक्रीज होता है वो इसी कारण से होता है। समताप मंडल में अक्षांशीय ताप परिवर्तन क्षोभ मंडल से भिन्न है। यहां भूमध्य रेखा पर तापमान -80 डिग्री की भूमध्य रेखा पर तो तापमान होता है -80 डिग्री तथा 60 डिग्री अक्षांशों पर -40 डिग्री सेल्सियस रहता है। अंतरिक्ष से पृथ्वी की ओर आ रहे उल्कापिंड समताप मंडल में जलकर नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार समताप मंडल ऊपर के अन्य मंडलों की तरह पृथ्वी के लिए सुरक्षा कवच का कार्य करता है। कि ये जो उल्कापिंड, देखो यहाँ पर ये दिखाए गए हैं उल्कापिंड मध्य मंडल में, ये पृथ्वी की टूट कर जब पृथ्वी की तरफ आते हैं तो ये फ्रिक्शन के कारण, घर्षण के कारण समताप मंडल में जलकर ही ये नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार जो समताप मंडल है वो पृथ्वी के लिए एक कवच का कार्य है वो करता है, यानी एक प्रोटेक्शन का वर्क है वो करता है। इसके बाद आती है मध्य मंडल यानी मेसोस्फीयर। समताप मंडल से ऊपर स्थित वायुमंडल की यह तीसरी परत है मध्य मंडल कहलाती है। इसका विस्तार 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है, यानी समताप मंडल से ऊपर की जो लेयर आती है उसको हम मेसोस्फीयर कहते हैं, मध्य मंडल कहते हैं। इस परत का जो विस्तार है वो 80 किलोमीटर तक होता है और इस परत में ऊंचाई के साथ टेम्परेचर है वो गिरना स्टार्ट हो जाता है। इस परत में ऊंचाई के साथ तापमान घटने लगता है और 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान 100 डिग्री सेल्सियस तक नीचे गिर जाता है। मध्य मंडल में वायुमंडल का सबसे कम तापमान पाया जाता है कि इस परत में ऊंचाई के साथ टेम्परेचर है वो गिरना स्टार्ट हो जाता है मध्य मंडल में, और 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक यानी 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक -100 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर है वो गिर जाता है मेसोस्फीयर में। इस परत में ग्रीष्म काल में मध्य अक्षांशीय प्रदेशों में निशादीप्त यानी नोटिक्युलेंट दिखाई देते हैं। इन बादलों की उत्पत्ति उल्काओं के विखंडन से प्राप्त धूल कणों के नाभिकों के चारों ओर हिम कणों के एकत्रित होने से होती है। अब देखो इसके बाद नेक्स्ट आती है आपकी थर्मोस्फीयर या आयन मंडल। ठीक है, इस परत में ऊंचाई के साथ टेम्परेचर है यह वायुमंडल बढ़ना है वो स्टार्ट हो जाता है और यह वायुमंडल की चौथी परत है यानी 4th लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर वो मानी जाती है कि इसमें ऊंचाई से यानी 80 किलोमीटर से लेकर 640 यानी 80 किलोमीटर तक तो आपकी मध्य मंडल पाई जाती है। ये 640 किलोमीटर की ऊंचाई तक है आयन मंडल है, यानी वो परत है ये पाई जाती है। और इस परत में ऊंचाई के साथ टेम्परेचर है वो इंक्रीज होना है वो स्टार्ट हो जाता है और इस परत में टेम्परेचर है वो एक नाटकीय ढंग से बढ़ता है और नाटकीय ढंग से बढ़ता हुआ यानी 1480 डिग्री सेल्सियस तक है वो इंक्रीज होकर पहुंच जाता है। ठीक है, तापमंडल के निचले भाग में स्थित 360 किलोमीटर मोटी परत को आयन मंडल कहते हैं। अब तापमंडल में 360 किलोमीटर मोटी यानी मध्य मंडल से ये 360 किलोमीटर मोटी जो परत है उसको आयन मंडल है वो कहा जाता है। आयनोस्फीयर आयन मंडल में विद्यमान गैस के कण विद्युत अवशेषित यानी इलेक्ट्रिकली चार्ज होते हैं। इन विद्युत आवेशित कणों को आयन कहा जाता है। ये आयन विस्मयकारी विद्युतीय और चुंबकीय घटनाओं का कारण बनते हैं। आयन मंडल में ब्रह्मांड किरणों यानी कॉस्मिक रेज
का परिलक्षण होता है। आयनमंडल पृथ्वी की ओर से भेजी गई रेडियो तरंगों को परावर्तित करके पुनः पृथ्वी पर भेज देती है। अब जो आयनमंडल है, यानी आयनमंडल का विस्तार पाया जाता है 360 किलोमीटर की ऊंचाई तक। ये जो लेयर है, ये पृथ्वी से जो रेडियो तरंगे जो भेजी जाती हैं उनको रिफ्लेक्ट करके वापस पृथ्वी पर भेजती है। इसी के कारण हमारे रेडियो और जो टीवी वगैरह जो चलते हैं, ये इसी के कारण है वो पॉसिबल है, वो हो पाता है। और इसमें जो हाइड्रोक्सिल न्यूक्लियाई जो पाए जाते हैं वो चार्ज्ड होते हैं, ठीक है, वो चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रिकली चार्ज होते हैं वो, ठीक है। आयन मंडल के उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश यानी अरोरा बोरेलिस और दक्षिण ध्रुवीय प्रकाश यानी अरोरा ऑस्ट्रेलिस के दर्शन होते हैं। अब इसी आयन मंडल में अरोरा बोरेलिस और अरोरा ऑस्ट्रेलिस के चार्ज होते हैं, यानी उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश है और दक्षिण ध्रुवीय जो प्रकाश है उसके दर्शन है वो भी इसी आयन मंडल में होते हैं। उसके बाद आती है आपकी बाह्य मंडल यानी एक्सोस्फीयर। ये वायुमंडल की सबसे लास्ट की लेयर है और इसको हम फिफ्थ लेयर है वो मान लेते हैं। इस परत का विस्तार है वो अनंत है, इसके बाद वायुमंडल का कोई अंत नहीं है। वायुमंडल की यह पांचवी और सबसे ऊपरी परत है जो 640 किलोमीटर से ऊपर फैली है। इसकी वायु अत्यंत विरल है जो धीरे धीरे अंतरिक्ष में विलीन हो जाती है। इस परत में तापमान 300 डिग्री सेल्सियस से 16 यानी 300 डिग्री सेल्सियस से 1650 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 1650 डिग्री सेल्सियस के बीच पाया जाता है। इस परत में गैस के सामान्य नियम लागू नहीं होते। गुरुत्वाकर्षण क्षीण होने के कारण हाइड्रोजन व हीलियम सूक्ष्म कण आसानी से शून्य में विसरित हो जाते हैं। नए वैज्ञानिक अध्ययनों के आधार पर कुछ विद्वान 2000 किलोमीटर से ऊपर स्थित वायुमंडल को चुंबकीय मंडल मैग्नेटोस्फीयर कहने लगे हैं। इसके बाद क्या होता है कि इस लेयर के बाद वायुमंडल का जो विस्तार है वो अनंत है और धीरे धीरे होकर यह अंतरिक्ष में विलीन है वो हो जाता है। लेकिन जो कुछ वैज्ञानिक हैं वो कहते हैं कि एक्सोस्फीयर्स के बाद 2000 किलोमीटर तक का जो एरिया पाया जाता है उसको उन्होंने मैग्नेटोस्फीयर्स का नाम है वो दिया है।